अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल में नौरीन अंसारी। और आज हम लोग 12th क्लास का 2023 का उर्दू का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो ये देखेंगे कि उन्होंने जो पेपर किया है वो कितना सही और कितना गलत करा है। और जो 2024 में पेपर देंगे तो उन लोगों के लिए ये है कि वो ये देख लें कि 2023 में कैसा पेपर आया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल नंबर 1 से, जो कि है कि सही जवाब का इंतखाब करके लिखिए। फर्स्ट दिया है कैमरे की आँख ये सब देखती है, ये जुमला लिया गया है। जैसे कि हम समझ में आ रहा है कैमरे की आँख, तो वैसे कौन सा होगा, फोटोग्राफर से, अफसाना फोटोग्राफर से। सेकंड है किसान कमेटी का सालाना इजलास होना करार पाया था अमृतसर में। नज़्म गोरे गरीबा के शायर हैं, नज़्म तबातबाई। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमेशा आप उर्दू में जो इंडेक्स रहता है उसको ज़रूर लर्न कर लिया करिए, क्योंकि पेपर में बहुत सारी जगहों पे हमें कितने मार्क्स तो ऐसे ही इसी से ही मिल जाते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है, इसके शायर कौन है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है कि हम इंडेक्स याद कर लें कि ये चैप्टर है और इसके शायर या मुसन्निफ़ ये हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि नज़्म गोरा गरीबा के शायर हैं नज़्म तबातबाई। अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, लफ्ज़ मोहब्बत का मुतज़ाद। मुतज़ाद का मैंने बताया, मुतज़ाद, तज़ाद और ज़िद, इन तीनों का मतलब एक ही होता है और वो होता है अपोजिट। तो लफ्ज़ मोहब्बत का अपोजिट क्या हो जाएगा, नफ़रत। फिफ्थ है एहतिशाम हुसैन का असल मैदान है, मतलब एहतिशाम हुसैन क्या करते हैं, वो तनक़ीदी मज़मून जो होते हैं वो लिखते हैं। फिर इसके बाद है 6, उमराव जान अदा का घर था, उनका घर कहाँ था, फैज़ाबाद में। इसके बाद है सवाल नंबर 2, दर्ज झेल खाली जगह को दिए गए मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यादें के बरअक्स किसका दायरा वसी होता है, समाने का। ठीक है। सेकंड है शायरी की तनक़ीद पर उर्दू की पहली बाकायदा किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी है। थर्ड है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमान से हम। फिफ्थ है साए से भागना एक मुहावरा है। सिक्स दिया है इस बार है ना, दरअसल हर जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपको ये अल्फाज फिल करने हैं। बजूका को बाँस की फाकों से बनाया गया था। सेवन्थ है सज्जाद ज़हीर लखनऊ के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है वक्त का तराना नज़म कितने अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, 8। गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे, सैर व तफरीह के लिए। प्रेमचंद के नावल गोदान का मरकज़ी किरदार कौन है, होरी। मुल्क के हवा के बासी अपनी ज़रूरियात किस चीज़ से पूरी करते थे, हवाओं से। ज़ईफ़ आदमी प्लेटफॉर्म पर किस वक्त आता था, सुबह के वक्त। गैर मुरद्दिब गज़ल किसे कहते हैं, जिसमें रदीफ़ ना हो। ख़ुद कलामी का क्या मतलब है, अपने आप से बातें करना। ख़ुद कलामी का मतलब अपने आप से बातें करना है। सवाल नंबर 4 है दर्ज झेल जुमलों के सामने सही और गलत लिखिए। ठीक है। फर्स्ट है हयात जावेद हयात सादी यादगार गालिब हाल ही की मशहूर तसानीफ़ें, सही। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िये की पाबंदी की जाती है आज़ाद नज़्म कहलाती है, गलत। मौलाना जाफ़र थानसेरी की आप बीती काला पानी को उर्दू की पहली खुदनोश्त कहा जाता है, सही। फोर्थ है नज़्म के लग़वी मायने औरतों से बातें करना है, गलत। वक्त का तराना एक तवील नज़्म है, सही। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुज़वा की मशहूर नावल है, सही। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी है, एमसीक्यू सभी तक के बहुत इजी रहे हैं। वही क्वेश्चन जो करवाए गए थे बस उन्हीं को ही थोड़ा उन्होंने चेंज करके दे दिया, मतलब जो एमसीक्यू जो उन्होंने चूज़ करेक्ट ऑप्शन में दिया था वो उन्होंने फिलअप्स में दे दिया, तो पेपर तो ओवरऑल ईजी था। सवाल नंबर 5 है दर्ज की सही जोड़ी बनाए, बेदर्द बदअखलाक। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, साबिक़ा। साबिक़ा क्या होता है, जब हम किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ बढ़ाकर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो साबिक़ा। और लाहिक़ा ला से समझ लिए मतलब लास्ट, और जब हम किसी वर्ड के लास्ट में कोई लफ्ज़ बढ़ाकर कोई नया वर्ड बनाते हैं तो हमारा लाहिक़ा अल्फाज होते हैं। तो बेदर्द और बदअखलाक, इसमें बे और बद स्टार्टिंग में साबिक़ा। दर्दनाक और दर्दमंद, नाक और मंद, ये दो लास्ट में वर्ड बनाए तो ये हो जाएगा लाहिक़ा। बांगे दरा बाले जिब्रील इकबाल के मजमूए हैं। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या।
अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना आप बीती होता है। फिर सिख मदरसा क्या था? यतीम खाना था। ठीक है, यहाँ 5 क्वेश्चन हो गए। अब सवाल नंबर 6 हमारा, दर्ज सेल अल्फाज के वाहिद और जमा लिखिए। ठीक है, अब इसमें अब वाहिद जमा दोनों दिए हुए हैं, जो वाहिद है उनका जमा लिखना है और जो जमा है उनकी वाहिद लिखना है। तो मसाजिद क्या है? जमा है, हमें इसका वाहिद लिखना है। ये रहे वो अल्फाज। मसाजिद का क्या हो जाएगा वाहिद? मस्जिद। हुक्म अहकाम, तज्जार ताजिर, तरफ अतराफ, खबर खबरें और अखबार भी हो सकता है। कुतुब का किताब, कुतुब जमा है, इसका वाहिद किताब है। ठीक है, सवाल नंबर जो 6 दिया है आपको, या तो 2 मार्क्स का दिया गया है, या तो ये करना है या फिर दर्जल मुहावरों के मतलब बताते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कोई 2 बताना है आपको। ठीक है, तो ये रहा दर्ज झेल मुहावरों के मतलब बताते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट है ईद का चांद होना, बहुत कम नज़र आना। समीना तो अब ईद का चांद हो गई है, स्कूल ही नहीं आती। सेकंड है 9-2-11 होना, भाग जाना, फरार होना, फरार होना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, तो ये आ गया 9-2-11। थर्ड है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ करना। समीना को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा लगता है, तो यहाँ आ जाएगा मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। फिर इसके बाद है लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम करना। जब तक लोहे के चने ना चबा लें किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, जुमला बन गया। अब इसके बाद सवाल नंबर 7 है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की ज़ाती लाइब्रेरी के बारे में कौन सी इत्तलात दी हैं? लिखिए। 2 मार्क्स का है। या फिर मजमून निगार ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है? लिखिए। ये रहा इसका आंसर। अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की ज़ाती लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ लिखा है कि उनके ज़ाती इल्मी ज़ख़ीरे में नादिर व नायाब कुतुब मौजूद हैं। शेक्सपियर की किताबों के बेशतर पहले और नादिर एडिशन यहाँ मौजूद हैं जो इन्होंने मुझे दिखाए, उनको महफूज करने की ज़रूरत है। यहाँ का फिर क्वेश्चन था कि मजमून निगार ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है? लिखिए। तो मजमून निगार ने मच्छर का हुलिया इन अल्फाज में बयान किया है कि सूरत तो देखो काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों ना जम सके? 2 मार्क्स का है। या जंग आज़ादी की तारीख में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? इन दोनों में से आपको कौन सा एक आंसर लिखना है। तो आंसर मैं दोनों की ही बता देती हूँ। वालिद साहब की खाना बदोशाना ज़िंदगी की वजह से अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर न जम सके। या वाला क्वेश्चन था जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? तो जंग आज़ादी की तारीख़ में इस मुकाम की ख़ास अहमियत है। यहाँ 1920 में आज़ादी के मतवालों का एक जलसा हो रहा था जिस पर जनरल डायर के हुक्म से अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई गई थीं और आन की आन में सैकड़ों बेकसूर लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा था। ये सब शहीदान वतन कहलाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? या फसल पक जाने पर हो रही खुश क्यों था? तो इन दोनों में से आपको कौन सा एक आंसर लिखना है। ये रहा इसका आंसर। दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से ये दुआ मांगी कि ए खुदा तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। या का जो क्वेश्चन था फसल पक जाने पर हो रही खुश क्यों था? तो फसल पक जाने पर हो रही इसलिए खुश था कि अब नया दौर है जहां वो इस फसल का अकेला मालिक है, कोई मुहर्रर अंग्रेज़ अफसर या ज़मींदार वगैरह उसमें हिस्सेदार नहीं। दूसरी जानिब ये फसल कटाई के बाद उसके आंगन को फूस और कोठरी को अनाज से भर देगी और वो खटिया पर बैठकर मज़े से भात खाएगा। सवाल नंबर 10 है, खातून को दराज खोलने पर क्या नज़र आया? या खुर्शीदुल इस्लाम ने नॉवेल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया है? खातून को दराज खोलने पर उसके अंदर बुझे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नज़र आया जिस पर उसका नाम लिखा था। या में क्वेश्चन दिया है, खुर्शीदुल इस्लाम ने नॉवेल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया है? खुर्शीदुल इस्लाम के नज़दीक नॉवेल निगार की जिम्मेदारी है कि वो नॉवेल में उन तमाम अमकानात को बरोए
बरोए कार लाए जो उसके मौजू को दरियाफ्त में लाते हैं, नॉवेल को तहरीर में लाते वक्त उन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत के की उन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की शनाख्त पर दाख्त करती हैं। सवाल नंबर 11 है, ज़िंदगी से डरते हुए नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखिए। या नासिर काज़मी ने रोदाद सफ़र का ज़िक्र करने से क्यों मना किया है। तो एक बात और मैं बता दूं कि जो कुछ क्वेश्चंस आपने इसमें से मैंने आंसर बताए, क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, ये सारे चैप्टर्स के नहीं है, कुछ चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब मैंने पहले पेपर सॉल्व करवाया तब भी ये था, यानी कि पिछले साल भी पेपर ऐसा ही आया था कि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस दिए गए थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कि आप लोग क्वेश्चंस को ना रटें बल्कि चैप्टर को समझें। एक बार अगर समझ में आ गया कि चैप्टर किस चीज़ का है, उसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी हो हम इजीली लिख देंगे। जैसे कि इसमें ज़िंदगी से डरते हुए नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखिए, तो अगर आपको ये इसके बारे में मालूम है तो आप इजीली लिख सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग चैप्टर्स को अच्छे से समझें, पढ़ें, रट्टाफिकेशन ना करें ताकि बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली लिख दो। तो इसका आंसर है ये रहा। इसका आंसर, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुस्तकिल अमकान का नाम है। फिर या का क्वेश्चन दिया था, नासिर काज़मी ने रोदाद सफ़र का जिक्र करने से क्यों मना किया है। नासिर काज़मी ने रोदाद सफ़र का जिक्र करने से मना किया है क्योंकि इस सफ़र की यादें इतनी तकलीफ देह हैं कि अगर उनको दोहराया गया तो फिर शायर के आंसुओं का थमना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 12 है, दर्ज झेल अशआर में से किसी एक शेर की तशरीह हवाले के लिखिए। 2 मार्क्स का है ये भी। किसी एक की तशरीह लिखने मंजिल न मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे, दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। तो इसका आपको जो तशरीह ये हमारे चैनल पे से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। 13 है, तजनीस ख़ती या साबिक़ा लाहिक़ा की तारीफ़ लिखिए। ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा। और साबिक़ा लाहिक़ा को तो मैंने बता ही दिया, साबिक़ा क्या होता है और लाहिक़ा क्या होता है। तजनीस ख़ती का भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। इसके बाद एक नोट दिया है कि दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर सवाल नंबर 14 और 15 के जवाब देने। इस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा करके खिसकते जा रहे हैं और फसल उगाना तो तौहीन आमेज़ काम समझने लगे हैं। ये देखकर हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को यकजा किया। सवाल ये था कि क्या मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं? क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए? जवाब मिला नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो सवाल नंबर 14 हम देख लेते हैं क्या है कि मंदरजा बाला। अब एक और चीज़ मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे बाला वर्ड यूज़ किया है और यहाँ पे दिया है दर्ज झेल। झेल मतलब होता है जो दर्ज इक़्तिबास मतलब जो नीचे इक़्तिबास दिया गया है, और मंदरजा बाला इक़्तिबास, मंदरजा बाला बाला मतलब जो आपको इक़्तिबास ऊपर दिया है। बाला ऊपर के लिए यूज़ होता है और झेल नीचे के लिए। तो मंदरजा बाला इक़्तिबास, जो इक़्तिबास आपको ऊपर दिया गया है उसमें ख़त कशीदा मतलब होते हैं अंडरलाइन, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। ख़त कशीदा रमूज़ औक़ाफ़ के नाम, रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं पंक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क है, एक आंसर मार्क होता है, एक ये। तो इन जहाँ जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मंदरजा बाला इक़्तिबास में ख़त कशीदा मतलब जहाँ पे अंडरलाइन दिए गए हैं तो उन वो रमूज़ औक़ाफ़ के आपको नाम बताने हैं। तो हम देखेंगे अंडरलाइन कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। एक तो यहाँ दिया गया है और एक यहाँ दिया गया है। तो ये रहा, ये जो दिख रहा है ये ख़त्मा है और ये सवाल, ये रमूज़ औक़ाफ़ है, बस 2 ही दिए हैं। और फिर सवाल नंबर 15 दिया है कि मंदरजा बाला इक़्तिबास में ख़त कशीदा अल्फाज की जमा लिखिए। ख़त कशीदा मतलब जो अल्फाज पे अंडरलाइन है उनकी जमा बताना है आपको। तो मालूम, मुल्क और सवाल और जवाब 4 दिए हैं, तो इन 4 का आपको जमा बताना है। वाहिद मतलब एक होता है और जमा उससे ज़्यादा। मालूम का क्या हो जाएगा जमा, तो मालूम का
जमा बताना है तो मालूम का जमा हो जाएगा मालूमात। सेकंड मुल्क, मुल्क का तो बहुत बार बता दिया है, मुल्क का क्या हो जाएगा मुमालिक। फिर है सवाल, सवाल का जमा क्या हो जाएंगे सवालात। और जवाब का हो जाएगा जवाबात। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14 और 15। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 16। दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे, इक्तिबास मतलब होता है पैसेज को पढ़कर नीचे लिखे सवालात के जवाब लिखे। ये आ गया जवाब, जमा इसी का यहीं के हैं। इक्तिबास है इस कॉन्फ्रेंस की रोदात मुझे याद नहीं, मुमकिन है फैज़ को याद हो या उनके पास कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ और बहसों की रिपोर्ट महफूज हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस की रोदात से ज़्यादा अहम उसका माहौल और उसकी फ़िज़ा थी। मुझे अभी तक याद है कि इस कॉन्फ्रेंस की बेसरो सामानी और बेतरतीबी पर मुझे किसी कदर झुंझलाहट और बेइत्मीनानी हुई थी। तो सवाल दिया है कि दर्ज झेल इक़्तिबास के सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखे। 3 मार्क्स का है। इसमें क्या पूछा है, सिर्फ सबक का नाम, इक़्तिबास का नाम और मुसन्निफ़ का नाम पूछा है। तो अगर आपको ये मालूम होगा तो हम इजीली बता देंगे कि ये जो बातें की गई हैं कॉन्फ्रेंस की और ये बेतरतीबी, झंझलाहट, इत्मीनान कॉन्फ्रेंस की, तो ये सब किस में आए, तो ये था सबक रोशनाई। ये इक़्तिबास का नाम सबक रोशनाई से लिया गया है और मुसन्निफ़ इसके मुसन्निफ़ सज्जाद ज़हीर हैं। इसका सवाल नंबर 2 है बाला इक़्तिबास की सलीस यानी कि आसान उर्दू लिखी, यानी कि इसको जो ऊपर इक़्तिबास है इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। फिर सवाल नंबर 17 है गज़ल या नज़म की मुख्तसर तारीफ़ लिखी। या लगाए, या तो आपको गज़ल की तारीफ़ लिखनी है या नज़म की तारीफ़ लिखनी है, किसी एक की तारीफ़ आपको लिखनी है। सवाल नंबर 18 दर्ज झेल बंद को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो ये बंद है, आपको सवाल पूछा गया है कि मंदरजा बाला बंद की नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखिए। तो ये हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, वक्त का तराना है। इस बंद जो नज़म है, ये जो बंद है नज़म वक्त का तराना से लिया गया है और शायर का नाम इसके शायर अली सरदार जाफरी हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर 19 है खाका या रिपोर्टाज की तारीफ़ लिखना है। इन दोनों में से किसी एक की आपको तारीफ़ लिखनी है। सवाल नंबर 20 है अपने स्कूल की पानी की टंकी की सफाई के लिए स्कूल के प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखिए या अपने भाई बहन की शादी में शिरकत के लिए अपने दोस्त या सहेली को ख़त लिखिए। तो ये दोनों लेटर्स और एप्लीकेशन हैं, ये मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आपको ईज़िली इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर इसके बाद सवाल नंबर 21 है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान मतलब टॉपिक पर तकरीबन 10 लाइन का मुख्तसर मजमून लिखना है। बागबानी, कोरोना एक मौलिक बीमारी, पसंदीदा शायर और साइंस की इजादात, ये सारे से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मजमून की सारे मजमून वहाँ पे अपलोड है। सवाल नंबर 22 है दर्ज झेल गैर दर्सी। गैर दर्सी मतलब होता है, गैर दर्सी मतलब होता है जो आपकी किताब में से ना हो। तो गैर दर्सी इबारत को पढ़कर नीचे लिखे सवालात के जवाब देना है। ये सवालात के जवाबात देना है। ये मिल गया आपको भाई जमा। एक ज़बान के इल्म और अदब को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करने के अमल को तर्जुमा कहते हैं। तर्जुमा उस लिहाज से एक फ़न की हैसियत रखता है कि इस अमल में मुतरज्जिम को पहली ज़बान के मवाद के मुआयने मफ़हूम के साथ दूसरी ज़बान के पेराई की नज़ाकतों का लिहाज भी रखना पड़ता है। तर्जुमे में सिर्फ 2 ज़बानों से वाक़फ़ियत ही काफ़ी नहीं होती बल्कि दोनों ज़बानों की मुआशरती और तहज़ीबी ख़ुसूसियात, अल्फाज व क़वाइद के असूलों और ज़बान, क़वाइद मतलब होती है ग्रामर, असूलों और ज़बान के सही मफ़हूम को मलहूज़ करना भी लाज़मी होता है। मग़रिब में तर्जुमा की मुनज़्ज़म कोशिश बाइबल के तराजुम से शुरू हुई। अब सवाल पूछे तर्जुमा किसे कहते हैं, तो पैसेज किस तरह से हमें सॉल्व करना है मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको जो वर्ड अगर रीडिंग नहीं आती है तो 4 मार्क्स आपके फ्री के हैं। कहाँ ये फर्स्ट लाइन आपकी जो होगी ये वर्ड यहाँ मिल रहा है, आप फर्स्ट लाइन का फर्स्ट आंसर। सेकंड लाइन सेकंड, तर्जुमा किस लिहाज से फ़न की हैसियत रखता है, तर्जुमा इस लिहाज से बस आप वर्ड्स तो मिला ही सकते हो, वर्ड्स मिलाओ और लिखते जाओ आंसर। ये लाइन कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ तक हो गया सेकंड। थर्ड है मग़रिब में तर्जुमे की मुनज़्ज़म कोशिश किसके तराजुम से शुरू की गई है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये वर्ड देखिए हम मुनज़्ज़िम कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ये लाइन कहाँ शुरू हो रही है, यहाँ से। ये हमारा थर्ड हो जाएगा आंसर। फिर दर्ज झेल इक़्तिबास का मुनासिब उन्वान बताना है। तो हमें आपकी तरफ से जो भी हो, तो मुझे इसका सही लगा ज़बान और
तर्जुमा, ये लिख दिया इसका। सवाल नंबर 23 दर्ज है मुसन्नफ़ीन में से किसी एक मुसन्निफ़ की मुख्तसर सवान हयात लिखना है। अख्तरुल ईमान या कृष्णचंद, इन दोनों में से किसी एक की आपको सवान हयात लिखना है। इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर बोल रही हूँ, ये जो हमारा पेपर है 12th क्लास का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।